के कार्यकाल को आप जी जी, मोदी सरकार के कार्यकाल को शोभित वो एक कहावत है ना कि 100 दिन चले अढ़ाई कोस, ये कहावत चरितार्थ होती है 100 दिन के कार्यकाल। कोई नयापन है क्या? आज भी जिस प्रकार से बेरोजगारी पहले थी उससे और आगे बढ़ गई। आज भी महंगाई की दर, मुद्रास्फीति की दर जो पहले थी उससे आगे बढ़ गई। तो जब हर जगह गिरावट है, जीवन स्तर में हर जगह मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो इस कार्यकाल को 100 दिन का हो चाहे ये पिछले जो है 10 साल का कार्यकाल हो, ये पूरा का पूरा कार्यकाल निश्चित रूप में नीचे की ओर ले जाता है, आम आदमी के जनजीवन को दुष्प्रभावित करता है और इस कार्यकाल को किसी भी रूप में इसका उल्लेख अच्छे अक्षरों में नहीं किया जा सकता। गुरियाल जी, जिससे केदारनाथ का उपचुनाव भी होने वाला है, कोई महेंद्र भट्ट ये कह रहे हैं कि अब जो भाजपा जो प्रत्याशी डालने जा रही है वो जनता के बीच के प्रत्याशी होंगे और फिल्टर कर सारी चीजें देखी जाएगी। जो पर्यवेक्षक है वो ये देखेंगे कि कौन जनता के बीच लोकप्रिय है। ऐसे जो नेताओं को उतारा जाएगा केदारनाथ उपचुनाव के लिए, आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा है, वो अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं। उनकी पार्टी में अगर किसी प्रत्याशी के चयन को लेकर कोई प्रक्रिया तय की गई है तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। वो अपनी पार्टी का सबसे बेस्ट प्रत्याशी है। वैसे उन्होंने अपनी पार्टी के बेस्ट प्रत्याशी मंगलौर में हरियाणा से इंपोर्ट किए थे और बद्रीनाथ में कांग्रेस से लिए थे, तो ये दोनों उदाहरण उनके पास है। और इसी प्रकार केदारनाथ में भी वो पूरी कवायद कर लें और जब मैदान में आमने सामने होंगे, तो तब उस बात का उत्तर दिया जाएगा। ये प्रोसेस में हमें कहने का कोई वो नहीं है उनके बीच में कि वो किस प्रकार का प्रत्याशी लाते हैं। वो जिस प्रकार का बेस्ट समझते हैं अपना प्रत्याशी। सर, केदारनाथ में उपचुनाव होना है तो उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के अंदर ही काफी घमासान देखा जा रहा है। एक दूसरे प्रत्याशी जो वहाँ पर भावी प्रत्याशी है वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप देखिए मनोज रावत के बीच भी नई बातें शुरू हो गई, हरीश रावत भी आ गए, आपकी भी नाम की चर्चा उसमें चल रही थी, तो उसको आप किस रूप में? मैंने तो अपने नाम को पहले ही बड़े नतमस्तक होकर अपने नाम की बात को पहले ही खारिज कर दिया। मैं कोई वहां पर दावेदार नहीं हूँ, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी मुझे जो भी काम उस विधानसभा में देगी मैं उस काम को करूंगा। मेरा प्रचार से संबंधित ये वक्तव्य है कि प्रचार से संबंधित जो भी काम मुझे देगी मैं उस काम को करूंगा। दूसरी बात है कि आपका कहना है कि तमाम वो हो गए, तमाम दावेदार हो गए, तो ये स्वाभाविक है। जिस विधानसभा क्षेत्र में जीतने की संभावना जितनी ज्यादा होती है वहां दावेदार उतने अधिक हो जाते हैं। तो केदारनाथ में चूंकि जीतने की संभावना और मजबूत है, इसलिए सभी को लगता है कि भाई मुझे टिकट मिलेगा, तो अच्छी बात है। आप खुद ही सोचिए ना कि जिस प्रकार हरियाणा में कांग्रेस के टिकट के लिए एक लंबी लिस्ट है नामों की हर एक विधानसभा सीट पर, तो इस बात का द्योतक है कि वहाँ उम्मीद ज्यादा है। इसी तरह अगर केदारनाथ में बहुत लोगों की लिस्ट है तो इस बात का द्योतक है कि वहाँ जीतने की उम्मीद ज्यादा है। इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए। सर, बीजेपी मीडिया प्रभारी ने एक बाइक ट्वीट की जिससे प्रदेश उद्देश करे कि पूरी यात्रा में पैदल चलते उनको राजनीतिक लाभ और ज्यादा लाभ होता उनको। ये बीजेपी का कहना है कि राजनीतिक लाभ के लिए यात्रा की गई, श्रद्धा इसमें कहीं नहीं। हाँ, मैंने अभी ये बात अभी आप ही लोगों के माध्यम से मुझे ये पता चला कि ऐसा कोई एक इंटरव्यू जारी हुआ है और उसमें मैंने उस समय ये कहा था कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन बर्तन भेद है पर पानी सब में एक। क्योंकि माननीय करण महाराज जी एक राजनीतिक दल के मुखिया है, तो उन्होंने अगर राजनीतिक मकसद से कोई यात्रा चलाई होगी तो मुझे उसमें कोई खोट नजर नहीं आती। पर जहां तक मेरा प्रश्न है, जब मेरे पहले दिन ये बात पता चली कि केदारनाथ धाम की स्थापना दिल्ली में की जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें ये कहा है कि जो लोग केदारनाथ नहीं जा पाएंगे वो यहाँ भी दर्शन करके पुण्य अर्जित कर सकते हैं, तो मेरी भावना आहत हुई और मैंने उस अपने भावना के चलते इस बात का विरोध किया। और बाकी सबके भावना वही है कि भाई वो काम नहीं होना चाहिए था। किसी ने राजनीतिक रूप में कहा होगा, किसी ने आस्था के रूप में कहा होगा। पानी वही है, बर्तन बर्तन का भेद है। जो मैंने अभी कबीरदास का दोहा कहा वो बिल्कुल इस बात पर चरितार्थ होता है, फिट होता है। सर, आपके एक वरिष्ठ नेता ने अभी बयान दिया था कि कांग्रेस में गुटबाजी बहुत चल रही है। एक तरफ गणेश गोदियाल, हरीश रावत, लखपत पटोला और एक तरफ करण महाराज आ गए, तो इसके रूप में नहीं, मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता। करण महाराज जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं और हम सब उनके पीछे हैं। हम सब वो हमारे अध्यक्ष होने के नाते हमारे फेस हैं, पार्टी के फेस हैं, तो ऐसा कहीं मुझे प्रतीत नहीं होता कि
जो लोग कह रहे हैं कि गुट है, ये है, वो है, वो तो देखिए आंतरिक रूप में सभी पार्टियों में अलग अलग नेता होते हैं। उन अलग अलग नेताओं की अपनी अपनी अलग अलग प्रतिभाएं होती है। उस प्रतिभा के चलते कोई किसी चीज में ज्यादा काबिल होता है, कोई किसी और फील्ड में ज्यादा काबिल होता है, तो उसको इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि अलग अलग गुट हैं। सभी तरह की प्रतिभाएं एक होकर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करती है और कांग्रेस में भी सब लोग एक होकर करण महाराज जी के पीछे हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है ना, 100 यूनिट से 50% छूट दी है। 100 यूनिट में, हाँ 100 यूनिट में 50% सब्सिडी दे दी गई है, पहाड़ों पर 200 यूनिट में दे दी गई है। देखिए बिजली के बारे में आपको एक बात पता होगी कि इस सरकार ने 12 महीने के 13 महीने बना दिए और उस पे जो फिक्स चार्ज है पहले 12 महीने का पड़ता था, अब वो 13 महीने का पड़ रहा है सब बिलों पे। मतलब अगर किसी का 4 किलोवाट या 5 किलोवाट का है तो उसके लिए जो फिक्स चार्ज होता है, किसी के लिए 10 किलोवाट का भी होता है, अलग अलग घरों की अलग अलग क्षमता होती है, तो अगर वो फिक्स चार्ज को अगर जोड़ लें तो वो उससे ज्यादा है जो राहत की बातें कर रहे हैं। तो सरकार कर क्या रही है, छुपा के चोरी से दे रही है लोगों के जेबों से और फिर उपकार के रूप में थोड़ा बहुत बांट दे रही है। अगर ऐसा राहत की बात की है तो ये चोरी से लिए हुए लोगों के जेब काट कर जो चोरी से लिया हुआ पैसा है उसको उपकार के रूप में बांटने की जो कोशिश है ये जनता अच्छी तरह से समझती है। जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है तो आपकी पार्टी किस प्रकार से वहां पर काम करेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक के रूप में ये जम्मू कश्मीर की यूनिट इसको तय करेगी और हमारी केंद्रीय जो हमारे सेंटर के लीडर्स हैं वो उसको तय करेंगे। क्योंकि हम उत्तराखंड में यहाँ काम कर रहे हैं तो इसलिए मैं वहाँ के बारे में कुछ कहूँ, ये वहाँ के बारे में ज्यादा जानता हूँ। अंतिम क्वेश्चन है, केदारनाथ की यात्रा में, केदारनाथ बचाओ यात्रा में आपके शामिल नहीं होने से कई विवाद भी खड़ा हो रहा है। कहाँ में शामिल नहीं हुआ? अंतिम दिन क्यों? अंतिम दिन आपको याद होगा कि उसके पहले दिन वहाँ आपदा आ गई थी, तो मैंने ज्यादा महत्वपूर्ण समझा कि मैं वहाँ जाऊँ जहाँ आपदा आई है और हम वहाँ गए। हमने वहाँ प्रशासन से बात की, लोग बहुत परेशान थे, हम वहाँ गए तो यात्रा भी हुई, यात्रा भी जहाँ तक जानी थी वहां तक गई और हम भी वहीं थे। जब यात्रा का समापन हो गया और मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र जहां से मैं चुनाव लड़ता हूं वहां भी आपदा आई तो फिर मुझे अगले दिन वहां भी जाना पड़ा। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम कोई यात्रा में नहीं गए। हाँ ये जरूर है कि हरिद्वार में मैं शामिल नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि मैंने माननीय अध्यक्ष जी को जिस दिन उन्होंने इस बात का अनाउंस किया, उन्होंने अगर पहले से बताते तो मैं इस बात को कहता उनसे पहले, लेकिन चूंकि मंच पर ये बात पता चली, उन्होंने जो कहा मंच पर ही कहा, तो मैंने वही मंच पर कह दिया था उनसे कि चूंकि मेरा कोर्ट से संबंधित काम है 23, 24, 25, इसलिए मैं 22 तारीख से उसमें शामिल नहीं हो पाऊंगा और 26 तारीख से मैं यात्रा में शामिल हो जाऊंगा। और मैं समझता हूँ कि 26 से 27 तारीख को मैं आ गया था यात्रा में। सर केंद्रीय मंत्री और जो विधायक है यहाँ के शिवसेना के और जो उन्होंने राहुल गांधी के बारे में जो है टिप्पणी की है, टिप्पणी की है, उसको लेकर हम तो देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन भी कर रही है। भारत के नेता इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसे हल्के लोग सूरज पर अगर थूकने की कोशिश करेंगे तो उन्हीं पर गिरता है। ये मतलब की बात हो, लोग राहुल गांधी जी के बारे में कुछ कहकर अपने को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। अगर राहुल गांधी जी के नाम से उनकी रोजी रोटी चल रही है तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी उसमें भी खुशी होंगे कि इनकी रोजी रोटी मेरे नाम से चल रही है, चलने दो। सर केदारनाथ उपचुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 173 बूथों में 173 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है और वहीं शक्ति केंद्रों को मिलाकर 200 के करीब पहुंच जाती है, तो वो तो पूरे जगह चप्पे चप्पे पर अपने नजर रखे हुए। तो आपकी पार्टी कहाँ तक काम कर रही है? हमारी पार्टी भी देखिए, पार्टियों की अपनी रणनीति होती है, वो कैसे काम कर रहे हैं ये उनकी रणनीति होगी जिसका खुलासा उन्होंने आपसे किया होगा। हमारी भी कोई रणनीति है जिसको हमारा संगठन बखूबी अंजाम दे रहा है। अब माननीय अध्यक्ष जी इस बारे में कुछ कह पाएंगे कि वो क्या इसमें कर रहे हैं, लेकिन जहां तक केदारनाथ में कार्यकर्ताओं का सवाल है, मैं केदारनाथ से 3 दिन के भ्रमण के बाद आज यहाँ पर पहुंचा हूँ और मैं इस बात को जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां प्रत्येक बूथ पर एक्टिव है और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। तो रावत और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में चीजें ठीक नहीं रही थी यात्रा के दौरान? मैंने तो ऐसा कोई वाकया नहीं देखा कि जो ठीक नहीं रहे हो। मुझे तो लगा कि सब ठीक है
मनोज रावत जी के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यात्रा की तैयारी के लिए आए थे और उन स्वागत के लिए आए थे और उन सब ने यात्रा का स्वागत किया। तो इसमें और क्या ठीक और क्या खराब निकाला जाए, मैंने तो सब अच्छा देखा। बीजेपी ने केदारनाथ विधानसभा चुनाव के लिए 200 से ज्यादा पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। 173 पोलिंग बूथ है और 200 से ज्यादा पदाधिकारी लगा दे। क्या लगता है डर है बीजेपी को सता रहा है? निश्चित रूप में डर है बीजेपी को। और दूसरी बात है कि चलो ठीक है, उनका अपना काम है कि वो संगठन के तौर पे केदारनाथ में आसन्न विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या क्या तैयारियां करते हैं, उन्हें करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन मैं कई दिन से केदारनाथ में पड़ा हुआ हूँ, हमारी यात्रा पूरी केदारनाथ में थी, तो हम थोड़ी कोई घुइयां छिल रहे हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने बहुत कुछ कर दिया और हम कोई बहुत पीछे हैं, ऐसा नहीं है। हमने भी जो तैयारी करनी है, ठीक है, बीजेपी ने इसको मीडिया में कहा कि हमने इस तरह की तैयारी की है। हमारी ये रणनीति का हिस्सा है कि हमें क्या तैयारी मतलब आम लोगों तक बतानी है, क्या तैयारी हमको अपने तौर पर करनी है। तो हमारी तैयारियां, मुझे लगता है कि बीजेपी की तैयारियों के समक्ष कहीं पीछे नहीं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो राज्यसभा के सांसद भी होंगे, जो सदन में चीजें होनी चाहिए, एक चीज को लेकर पूरे राज्य की बात होनी चाहिए। हाँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो ये भूल गए शायद कि अब वो राज्यसभा के सदस्य हैं और भारत की संसद में वक्तव्य दे रहे हैं। भारत की संसद में सिर्फ एक इलाके का वक्तव्य अपेक्षित उनसे नहीं है, उनसे पूरे उत्तराखंड के वक्तव्य की अपेक्षा की जाती है। और उन्होंने जो वक्तव्य पैनखंडा के बारे में रखा, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन ये भी उम्मीद करता हूं कि वो पूरे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में ये बात सोचें। मैं जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तो मैंने जनता के सामने ये वादा किया था कि अगर आप मुझे भेजेंगे तो मैं इस रूप में आपके कष्टों को हल्का करने का प्लान मेरे मन में है। मैं इस रूप में आपके कष्टों को हल्का करूंगा और इस बात की आवाज उठाऊंगा, इसके लिए संघर्ष करूंगा। तो ठीक है, जनता ने मुझे नहीं भेजा, लेकिन मेरे मन में एक आइडिया है, जिनको भेजा है, मैं महेंद्र भट्ट जी के वक्तव्य पर रिएक्शन के द्वारा उन तमाम महानुभावों को जो 5 लोकसभा और 3 राज्यसभा के सदस्य हैं, उन तक अपना ये आइडिया प्रेषित कर रहा हूं ताकि वो मेरे इस आइडिया को अडॉप्ट करें और हमारे भारत की संसद में उत्तराखंड की इस आवाज को उठाएं, हमें कोई राहत मिले, हमें कोई फायदा हो। सर, अंकिता भंडारी का मामला आप पहले उठा के आए, वीआईपी कौन था इसका कांग्रेस हमेशा? वीआईपी कौन था ये अंकिता भंडारी की माताजी स्पष्ट कर चुकी है। अब सरकार, दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि सरकार अभी भी उन सबको बचाने के काम में लगी हुई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को ये चाहिए, कोई भी पक्ष हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर वो राजनीतिक दल अगर सत्ता में है और उनके दल का कोई व्यक्ति इस प्रकार के अपराध में वांछित है, तो सरकारों को ये नहीं करना चाहिए कि वो अपने व्यक्ति को बचाने का काम करे। वो कानून, सरकार का पहला काम है कि वो कानून की रखवाली साबित होनी चाहिए और यहाँ पर सरकार ही कानून की भक्षक नजर आ रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। डीजीपी को कांग्रेस को शामिल कराओगे, जैसे विधायक हो जाएंगे।